हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ यादव। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, शुरुआत करेंगे आज के लेक्चर्स में सीक्वेंस पर ही। आगे लेक्चर्स देखेंगे। 7 से 8 लेक्चर्स ले चुके हैं, जिसमें हमने बात किया है कन्वर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है, डाइवर्जेंस सीक्वेंस किसे कहा जाता है, बाउंडेड सीक्वेंस किसे कहा जाता है, मोनोटोनिसिटी पर बात किया है, थ्योरम कुछ लिया है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं। लेकिन आज के लेक्चर्स में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे हम बताना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पॉइंट अगर आप समझ लेते हो तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चाहे मोनोटोनिसिटी पर आपको क्वेश्चन दिया जाए या बाउंडेड सीक्वेंस या कन्वर्जेंस सीक्वेंस, तो हम उस पॉइंट को बताएंगे, साथ ही साथ उस पर एग्जाम्पल भी बताएंगे, तो जिससे आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। वो पॉइंट हेडिंग डाल दीजिए रिमार्क, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है a sequence is a monotonically increasing sequence, monotonically increasing sequence, then A1 is an infimum यानी आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो जो फर्स्ट टर्म आपका सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा, इनफिमम वैल्यू। यानी यहाँ से सीधी बात बताएं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप ये कह दीजिए वह सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। क्या बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो आप ये ओबियस जान लो कि वहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हम जानते हैं बाउंडेड बिलो कब होता है, जब उसमें इनफिमम वैल्यू मिल जाए, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिल जाए। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, सीक्वेंस an इक्वल टू n/n+1। इस तरह से हमने एक सीक्वेंस लिया है और आपको बताते हैं कि यह सीक्वेंस आपको देखकर आपको लग रहा है कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर बता भी देते हैं। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए आपको बताए हैं कि n+1 माइनस an करिए, और अगर ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0 है तो आप यहाँ पर क्या पा जाओगे, यह सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें n+1 क्या हो जाएगा, an+1 क्या हो जाएगा, n+1/n+2 माइनस n/n+1। अगर हम इसे देन सॉल्व करें तो यहाँ पर n+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। n+1 का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, n² + 1 + 2n, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -2n माइनस n² और -2n, इस तरह से हो जाएगा अपान n+1 इंटू n+2। और आप यहाँ पर देखो तो n² -n² कैंसिल, और -2n + 2n कैंसिल, और आ जाएगा 1/n+1 और आप यहाँ पर देख रहे हो यह सीक्वेंस क्या होगा, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे, इसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। इन्फिनिटी पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ सकता है। तो यानी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कोई भी फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस देगा। यानी यह सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आपका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, इनफिमम वैल्यू। चाहे आप देख सकते हो, अगर हम फर्स्ट टर्म रखते हैं यहाँ पर 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, सेकेंड 2/3, और ऐसे ही 3/4, इस तरह से चलता जाएगा। आप ये बताओ 1/2 इन सभी एलिमेंट से क्या होगा, सबसे छोटा होगा। जब सबसे छोटा एलिमेंट हमें मिल जाता है वो क्या कहलाता है, इनफिमम वैल्यू। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो सो सीक्वेंस an लेस ग्रेटर दैन आर इक्वल टू, किससे ग्रेटर दैन आर इक्वल टू होगा, 1/2 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी आप नेचुरल नंबर यहाँ पर डालिए और यहाँ पर देखेंगे 1/2 हो सकता है या तो 1/2 से बड़ा ही होगा। यानी यहाँ पर हमें पता चल गया कि आपको फर्स्ट टर्म पर ही क्या मिल जाएगा, इनफिमम वैल्यू। ठीक है, इनफिमम वैल्यू आपका फर्स्ट टर्म पर ही मिल जाएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि सीक्वेंस an इक्वल टू
n+1, इस तरह से हमने सीक्वेंस लिया है। अगर इसे देखेंगे तो ये सीक्वेंस आपको कैसा नजर आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कब होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है, आपको बता दें। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तब कहते हैं जब an+1 -an ग्रेटर दैन 0 हो, यानी इक्वल टू का यहाँ पर न लगा हो, इक्वल टू ना हो, बाकी ग्रेटर दैन रहे तो हम कहेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पर इक्वल का लग जाता है तो हम कहते हैं इंक्रीजिंग। बस इतना ही अंतर है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, यही थोड़ा सा अंतर होता है। अगर इक्वल टू है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, अगर इक्वल टू नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, आपको बता दें। तो यह सीक्वेंस इसे क्या कहेंगे, हम यहाँ पर लिख देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। चलिए हम दिखा भी देते हैं। अगर हम n+1 की मैं बात करूँ, n+1 है सीक्वेंस an है, तो अगर हम an+1 निकालें तो यहाँ पर हो जाएगा n+2, और an क्या है, n+1 है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा क्या कि n+2 -n+1, सॉरी -n से n कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा क्या -1 यानी 1, और 1 क्या है, 1 तो हमेशा 0 से बड़ा ही होगा, इक्वल कभी हो ही नहीं सकता, इक्वल हो ही नहीं सकता, यानी इक्वल नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये सीक्वेंस क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और कोई भी इंक्रीजिंग सीक्वेंस होना चाहिए। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म आपको क्या मिल जाएगा, इनफिमम वैल्यू। क्या, इनफिमम वैल्यू। तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से चलता जाएगा। आप यहाँ पर देखो तो सबसे छोटा वैल्यू आपको नजर आएगा 2, और हम यह जानते हैं कि इस कोई भी सो सीक्वेंस an इज बाउंडेड बिलो, क्या कह सकते हो, बाउंडेड बिलो। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड बिलो है। और सीक्वेंस an लेस दैन ग्रेटर दैन और इक्वल टू किससे होगा, 2 से, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर रखिए, इससे ज़्यादा छोटी कोई वैल्यू हो नहीं सकता। यानी आपको समझ में आ गया कि अगर कोई भी सीक्वेंस हो और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो तो हम ये कह देंगे कि फर्स्ट टर्म जो आपको मिलेगा वहाँ पर इनफिमम वैल्यू मिलेगा। क्या, इनफिमम वैल्यू, ठीक है। तो आइए हम दूसरे रिमार्क पर बात करते हैं, यानी दूसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट वही है, थोड़ा सा चेंज। ए सीक्वेंस an इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, देन फर्स्ट टर्म आपका a1 इज एन ए सुप्रीमम। क्या, सुप्रीमम क्या देगा, सुप्रीमम वैल्यू। यानी सुप्रीमम वैल्यू का मतलब लीस्ट अपर बाउंड। क्या, लीस्ट अपर बाउंड क्या देगा, लीस्ट अपर बाउंड देगा। क्या देगा, लीस्ट अपर बाउंड। तो आपको बता दें कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म पे सुप्रीमम वैल्यू। यानी सीधे बात करें कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आप ये जान लो वहाँ पर बाउंडेड एबव तो मिलना ही मिलना है। बाउंडेड एबव सीक्वेंस है ही है, क्योंकि वहाँ पर क्या मिल जाएगा, सुप्रीमम वैल्यू। और जब सुप्रीमम वैल्यू मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि वह सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस है, ठीक है। चाहे एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, यहाँ पर देख लीजिए, सीक्वेंस an इक्वल टू n+1 अपान n, इस तरह से है एक सीक्वेंस। आप यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या नहीं, पहले ये चेक कर लिया जाए। जब चेक करेंगे तो an+1 -an हम ये जानते हैं लेस देन और इक्वल टू 0 अगर होता है तो हम ये क्या कहते हैं, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो यहाँ पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस an+1 क्या हो जाएगा, n+2 अपान n+1 माइनस हम क्या कर सकते हैं, an क्या है, n+1 अपान n। अगर हम इसे देन सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा n² + 2n, और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो an+1 का होल स्क्वायर होगा, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे n² + 1 + 2n ये आएगा अपान में n × n+1 होगा। और अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा -n² कैंसिल, -2n कैंसिल, यहाँ पर -1 अपान क्या हो जाएगा, n +
1। और हम ये जानते हैं कोई भी आप नेचुरल नंबर रखिए या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि ये ओवरऑल क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ये यहाँ से समझ में आता है कि यह सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपको सुप्रीमम वैल्यू देगा। यानी सुप्रीमम वैल्यू क्या हो सकता है, यहाँ से फर्स्ट टर्म यहाँ पर 2 मिलेगा। और अगर नेक्स्ट टर्म की बात करें तो 3/2 होगा, और अगले नेक्स्ट टर्म की बात करें 4/3 होगा, डॉट डॉट डॉट। आप यहाँ पर देखो तो सबसे जो छोटा एलिमेंट्स है यहाँ पर 2 है, बड़ा एलिमेंट्स क्या है, 2 है, इससे छोटा ही चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया है कि सो सीक्वेंस एन इज बाउंडेड एबव, क्या बाउंडेड एबव, यह सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है। और किससे बाउंडेड एबव है, लेस देन आर इक्वल टू 2 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या कि 2 से, तो इसकी वैल्यू हमेशा और हमेशा छोटी ही होगी, 2 के बराबर हो सकती है या तो 2 से छोटी होगी। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो वहाँ पर बाउंडेड बिलो मिल जाता है, और अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हुआ तो वहाँ पर क्या मिल जाएगा, बाउंडेड एबव मिल जाएगा। बाउंडेड एबव का मतलब सुप्रीमम वैल्यू मिल जाएगा, और बाउंडेड बिलो का मतलब क्या हो जाता है, इन्फीमम वैल्यू हो जाता है। तो आपको समझ में आ चुका होगा इस पॉइंट पर। अब आते हैं थ्योरम से भी क्वेश्चन, थ्योरम जो कि इम्पॉर्टेंट है, और प्रूव नहीं करवाएंगे, यहाँ पर क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, क्योंकि थ्योरम से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है। थ्योरम जो है वो ये है कि ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, अगर कोई सीक्वेंस, एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्ज टू बी लीस्ट अपर बाउंड, यानी लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम, लीस्ट अपर बाउंड लिख देते हैं, लीस्ट अपर बाउंड और जिसे कहते हैं सुप्रीमम। ठीक है, सुप्रीमम। तो आपको बता दें कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और साथ ही साथ बाउंडेड एबव दोनों, यानी अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड एबव भी है तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, वह सीक्वेंस कहलाएगा कन्वर्जेंट, और वो जो कन्वर्ज करेगा वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। एग्जांपल है an इक्वल टू a1 इक्वल टू n अपान n प्लस 1। इस तरह से आपको सीक्वेंस दिख रहा है। आप ये बताओ ये सीक्वेंस क्या है, यह सीक्वेंस n अपान n प्लस 1 है, और यह सीक्वेंस हम देखना चाहते हैं कि क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ देखेंगे बाउंडेड एबव भी है। अगर बाउंडेड एबव और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग दोनों हो गया तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, और जो कन्वर्ज करेगा वो क्या कन्वर्ज करेगा, लीस्ट अपर बाउंड। ध्यान से देखते हैं कि ये थ्योरम सही है या नहीं, तो यहाँ से समझ में आ जाएगा कि कैसे। अभी हमने सॉल्व भी किया था, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस था, चाहे आप यहाँ पर निकाल सकते हो an प्लस 1 माइनस an कर दो, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 अपान n प्लस 2 और माइनस n अपान n प्लस 1। अगर हम इसे देन सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 अपान n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू n प्लस 1। और हम जानते हैं ये सीक्वेंस क्या है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कोई भी आप नेचुरल नंबर रखोगे या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ये तो हमने ज्ञात इससे पहले भी किया था। तो यहाँ पर हमें बाउंडेड एबव देखना है कि बाउंडेड एबव है या नहीं। हम ये जानते हैं कि बाउंडेड बिलो तो हमें मिल जाएगा, जैसे ही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है तो बाउंडेड बिलो मिल जाता है। अगर हम बाउंडेड एबव भी ला देते हैं तो बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों मिल जाता है, तो सीक्वेंस क्या कहला जाएगा, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, बाउंडेड एबव। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लें कि सीक्वेंस an इक्वल टू है n प्लस 1 n अपान n प्लस 1। क्या आप बता सकते हो न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है n अपान n है और डिनोमिनेटर है n प्लस 1।
तो आप ये जानते हो कि अगर हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है ओवरऑल उसकी वैल्यू जो होती है 1 से तो क्या होगा, कम होगा या तो 1 के बराबर हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। आप ये जानते हो, कोई भी आप टर्म रखिए तो बताइए क्या हम 1 से बड़ा बता सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 2/3 को कभी 1 से बड़ा नहीं लिख सकते। 3/4 हो चाहे 4/3 हो, यानी 4/5 हो, आप अगर डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि 1 से बड़ा हो सकता है। 1 के बराबर हो सकता भी है लेकिन 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता। जब ये कंडीशन आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, वो बाउंडेड एबव सीक्वेंस होता है। जब वहाँ पर बाउंडेड एबव हमको मिल जाता है तो हम ये सीक्वेंस क्या कह देंगे, कन्वर्जेंस सीक्वेंस हो जाता है। ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म पे इसकी वैल्यू क्या मिल गई थी, 1/2, क्योंकि हम जानते हैं अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो हमने रिमार्क फर्स्ट में बताया था कि अगर कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म पे हमें बाउंडेड बिलो यानी इनफिमम वैल्यू मिल जाता है बाउंडेड बिलो में, यानी 1/2 मिल जाता है, अगली बार 2/3 हो जाता है, ऐसे चलता जाता है। और हमें सुप्रीमम वैल्यू भी मिल चुकी है। सुप्रीमम वैल्यू क्या है, 1 है, और इनफिमम वैल्यू क्या है, 1/2 है। तो हम ये ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। और ये जब मिल जाता है तो हम ये कह देते हैं ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, क्योंकि हम ये बता चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, हमें ये पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। साथ ही साथ हमने क्या ज्ञात कर लिया कि बाउंडेड एबव भी है, और जब बाउंडेड एबव है तो ये सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और कन्वर्ज कहाँ कर रहा है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी इसका कन्वर्ज क्या करेगा, लीस्ट अपर बाउंड यानी 1 ही देगा। चाहे आप चेक कर सकते हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन क्या कहती है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन ये कहती है कि अगर हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ले जाते हैं किसी सीक्वेंस को, तो जो भी फाइनाइट एंड यूनिक आता है उसे क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये तो डिफिनीशन है। तो यहाँ पर लिख सकते हो n/n+1। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो n कॉमन हो जाएगा, और n जब कॉमन हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखो तो 1 + 1/n हो जाएगा। 1 से n कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा, इन्फिनिटिव रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। आप देख रहे हो 1 ही आया, इसका कन्वर्ज क्या आया, 1 आया। और जो 1 है यही तो लीस्ट अपर बाउंड भी है, ये तो लीस्ट अपर बाउंड है, यही तो सुप्रीमम वैल्यू भी है। ये तो कहा था कि कन्वर्ज क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड देगा। यानी आपका थ्योरम समझ में आ चुका होगा कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ बाउंडेड एबव भी है, तो वह सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जो कन्वर्ज करेगा ना वो लीस्ट अपर बाउंड होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया है। अब हमें नहीं लगता कि आपको बताने की अब आवश्यकता है। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ ही साथ बाउंडेड एबव भी है तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट थ्योरम पर भी बात कर लें। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो is a convergent sequence, और जो कि एंड जो कन्वर्ज करेगा ना, कन्वर्ज टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम। ठीक है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है, ठीक है, बाउंडेड बिलो, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, वो मोनोटोनिकली एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ बाउंडेड बिलो है, तो हम वो क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। और कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, चलिए हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मिटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल बताते हैं। ठीक है, ऊपर तो इसके लिए सीक्वेंस an = n+1/n। ये सीक्वेंस अभी हमने बताया था, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमने ये बता चुके हैं, अब आप चाहे हो तो देख सकते हो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर हम यहाँ पर बाउंडेड बिलो दिखा देते हैं तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो बाउंडेड बिलो के लिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे हम जानेंगे। ये
सीक्वेंस ए एन इक्वल टू एन प्लस वन, इस तरह से है एन प्लस वन अपान एन। अगर आप ये बताओ कि अगर न्यूमरेटर, ध्यान से देखो, न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो आप ये जानते हो कि हमेशा और हमेशा ये वैल्यू 1 से तो बड़ी ही आएगा। अगर न्यूमरेटर बड़ा रहे तो न्यूमरेटर अगर आपका क्या रहे 1 से यानी डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो ये वैल्यू हमेशा और हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से तो बड़ा ही होगा, 1 से बड़ा ही होगा, ये कह रहे हैं हम 1 से बड़ा ही होगा, यानी 1 से तो छोटा हो नहीं सकता, 1 से छोटा हो नहीं सकता है। चाहे आप देख लीजिए 3/2 हो, चाहे 4/3 हो, आप कुछ भी आप लेते हो, अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा और हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 से तो बड़ी ही आएगी, 1 से तो छोटी आ नहीं सकती। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, बाउंडेड बिलो मिल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तो वह ओवरऑल उसकी वैल्यू 1 से क्या होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा, यानी 1 से बड़ा होगा, यानी बाउंडेड बिलो मिल जाता है। अगर हमें बाउंडेड बिलो मिल जाता है, साथ ही साथ ये जानते हैं कि ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो यह सीक्वेंस क्या हो जाएगा, हम ये क्या कह देंगे, सो सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट। ठीक है, सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। एंड कन्वर्ज टू बी, अगर आपसे पूछा जाए कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, एंड कन्वर्ज टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी इनफिमम वैल्यू देगा। ठीक है, इनफिमम, ठीक है, इनफिमम, ठीक, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भी इसका कन्वर्ज आएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा, यानी हमें ये समझ में आता है ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस है। या तो फिर कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन लगा दो, कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डिफिनीशन अगर लगाते हो तो भी देख लो क्या आता है, 1 ही देख लेते हैं। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले जाते हो n अपान n प्लस 1 को, तो यहाँ पर अगर n सॉल्व करते हो तो n कॉमन हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n अपान n से n कैंसिल, अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हो तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगा। और कन्वर्ज भी कर रहा है 1, यानी इसी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी क्या होगा, 1 ही होगा। यानी हमें समझ में आ गया कि जो थ्योरम है हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के थ्रू हम समझा दिए कि आपको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ ही साथ अगर बाउंडेड बिलो भी है तो हम वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, कन्वर्जन सीक्वेंस। और कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसकी सहायता से हम बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं इन दो थ्योरम के अनुसार। चलिए हम अब यहाँ पर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कोई भी क्वेश्चन लेंगे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी बताएंगे कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ उसके बाउंडेड की भी बताएंगे, बाउंडेड है या नहीं बाउंडेड है, और साथ ही साथ कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट है तो वो भी बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये लिख लो कि एक तरफ मोनोटोनिसिटी और साथ ही साथ यहाँ पर लिख लो बाउंडेड, और यहाँ पर कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देख लेते हैं कौन कौन सा सीक्वेंस ऐसा है, सीक्वेंस सीधा लिख लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सीक्वेंस। तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप देखिए, एक एक क्वेश्चन सब बताएंगे कि मोनोटोनिसिटी में, बाउंडेड में और उसके बाद कन्वर्जेंट में। ठीक है, तो सबसे पहले एक पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, सीक्वेंस 1/n। क्या 1/n के लिए हमने बताया है, 1/n क्या है, 1/n क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और हमने ये बताया है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर भी ले जाते हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 इज फाइनाइट एंड यूनिक, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट है, क्या है, सीक्वेंस 1/n इज कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, कन्वर्ज टू करेगा 0 की तरफ, कन्वर्ज की इधर करेगा 0 की तरफ कन्वर्ज करेगा। और यहाँ पर मोनोटोनिसिटी पर बात करें कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हमने डिफिनीशन क्या बताई है, यहाँ पर देख लीजिए डिफिनीशन क्या बताई है
इसकी कि अगर an+1 माइनस an करते हैं और लेस देन आर इक्वल टू क्या आ जाता है 0, तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और यहाँ पर an+1 माइनस an ग्रेटर देन आर इक्वल टू करते हैं 0 आ जाता है, तो ये क्या कहलाता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि n 1/n क्या है, 1/n+1 कर लेते हैं माइनस 1/n कर लेते हैं। अगर हम देन इसे सॉल्व करेंगे तो n -n-1/n+1 इंटू n आएगा और n से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बचेगा -1/n+1 इंटू n ये होगा। और आप ये जानते हो ये ओवरऑल 0 से तो छोटी होगी, ये तो 0 के बराबर हो सकती है, यानी ये सीक्वेंस क्या हो गया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ये सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ये ऐसा चिन्ह बना रहे हैं कि आप ये समझ लो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, या तो लिख देते हैं डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, क्या सीक्वेंस है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड है या नहीं, बाउंडेड सीक्वेंस है या नहीं। अरे यार हम ये थ्योरम पढ़ा चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो वो बाउंडेड होगा ही होगा। अच्छा, बाउंडेड होगा तो इसका बाउंडेड एबव क्या होगा, बाउंडेड बिलो क्या होगा, यानी इनफिमम और सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा। आपको हमने बताया है कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, सॉरी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हमेशा फर्स्ट टर्म पे आपको सुप्रीमम वैल्यू देता है। क्या सुप्रीमम वैल्यू फर्स्ट टर्म पे क्या देता है सुप्रीमम वैल्यू। आप ही बता दो कि अगर 1/n है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 होगा, सेकेंड टर्म 1/2 3 1/3 ऐसा चलता जाएगा। आपका फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, इसका सुप्रीमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये आपको पता है कि नहीं, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म क्या देगा सुप्रीमम वैल्यू देगा। और आपको ये पता है कि अगर कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ अगर हमने उसे ये बता दिया कि बाउंडेड क्या है, बाउंडेड एबव है, बाउंडेड बिलो है, तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा, वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाएगा। अभी अभी हमने बता दिया है कि कन्वर्जेंस सीक्वेंस है, और साथ साथ कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है 0 की तरफ। 0 जो कन्वर्ज आया है वो क्या होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है, ये तो बताया था ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है। तो ये बताइए कि अगर हम जानते हैं कि कन्वर्ज कर रहा है 0 की तरफ, यही तो होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड 0 होगा और सुप्रीमम वैल्यू 1 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं 0 to 1 इज बाउंडेड, और सुप्रीमम वैल्यू क्या है आपका 1 है और इनफिमम वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो दोनों है, इसलिए ये बाउंडेड सीक्वेंस है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम बात करते हैं सीक्वेंस n+1/n। ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस अभी अभी हमने बताया था, ये सीक्वेंस क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, आप ही बता दूं ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और ये अभी अभी हमने बताया था कि ये बाउंडेड कन्वर्जेंस सीक्वेंस भी है। और अगर हम ये जानते हैं कन्वर्जेंस सीक्वेंस है तो ये लिख सकते हैं, पहले हम बाउंडेड की भी बात कर लेते हैं। बाउंडेड है या नहीं, तो बाउंडेड है या नहीं हम कैसे जान जाएंगे। अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, हमने पॉइंट में भी ये बताया कि अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म पे आपका क्या आ जाएगा सुप्रीमम वैल्यू, यानी सुप्रीमम वैल्यू यानी n+1/n करते हो, अगर फर्स्ट टर्म रखते हो तो 2 आएगा, सेकेंड टर्म आपका 3/2 आएगा, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे चलते जाएंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि हमेशा लगातार घटता जाएगा, और ये 2 जो होगा इसका सुप्रीमम वैल्यू होगा। मोनोटोनिकली अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म क्या होगा सुप्रीमम वैल्यू होगा। ये तो हमें समझ में आया। क्या हम इसका इनफिमम वैल्यू यानी बाउंडेड बिलो को बता सकते हैं? बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं n+1/n है, तो आप जानते हो न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हमेशा इसकी वैल्यू 1 से क्या आएगी बड़ी ही आएगी, यानी इनफिमम वैल्यू 1 होगा और सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा 2 होगा। तो यानी बाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, क्या है बाउंडेड सीक्वेंस है। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है तो हमने ये बता दिया कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ध्यान से सुनते जाइए, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ अगर हम इसमें
इनफिमम वैल्यू अगर निकाल देते हैं, बाउंडेड बिलो अगर निकाल देते हैं, यानी बाउंडेड बिलो आपको 1 निकल गया, तो हम वो सीक्वेंस क्या देखते हैं, कन्वर्जेंस सीक्वेंस, यानी यह भी कन्वर्जेंस सीक्वेंस होगा। n+1/n इज क्या है, कन्वर्जेंट है। और कन्वर्ज कहाँ पर कर रहा है, एंड कन्वर्ज टू कहाँ पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 पर। ठीक है, ये तो आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल। इस तरह से हमने सीक्वेंस लिया है। सबसे पहले ये बताइए, ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। पहले इस पर बात कर लें। इसे हमने बताया है, लेकिन फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर इस सीक्वेंस के बारे में पूछा जा रहा है तो हम an को लिख लेते हैं। an क्या है आपका, 1 + 1/m फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल, ये है। अगर an+1 की मैं बात करूं तो 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/n+1 फैक्टोरियल, यही होगा। अगर हम an+1 माइनस an की मैं बात करूं तो यहाँ से नीचे मिल जाएगा 1/n+1 फैक्टोरियल। आप कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये तो 0 से बड़ा ही आएगा, या तो 0 के बराबर हो सकता है, यानी ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और यहाँ से समझ में आ जाता है कि अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, यानी यहाँ पर लिख देते हैं इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो उसमें क्या मिल जाता है, अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म पे आपको मिल जाएगा इनफिमम वैल्यू। क्या, फर्स्ट टर्म पे आपको क्या मिल जाएगा, इनफिमम वैल्यू। तो यहाँ पर इनफिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, आप ही बता दो। यहाँ से मिटा देते हैं इसको, नहीं तो अभी रुक जाइए। इनफिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफिमम वैल्यू आपको मिल जाएगा, और इस सीक्वेंस का इनफिमम वैल्यू हो जाएगा, जो कि इनफिमम वैल्यू यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, इनफिमम वैल्यू फर्स्ट टर्म आप यहाँ पर निकाल लो भैया। फर्स्ट टर्म सीक्वेंस an इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 + 1/1 फैक्टोरियल। सेकेंड टर्म क्या होगा, 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ऐसे ही ... चलता जाएगा। फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, 2 होगा। सेकेंड टर्म आपका यहाँ पर 2, तो 5/2, इस तरह से चलता जाएगा। आपका फर्स्ट टर्म क्या मिल जाएगा, आपको 2 मिल जाएगा। यानी ये तो आपको समझ में आ गया कि 2 से तो बड़ा, 2 से बड़ा यानी 2 से छोटा तो एलिमेंट्स हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इनफिमम वैल्यू आपको मिल जाता है, और इनफिमम वैल्यू क्या मिल जाता है, 2। और जब इनफिमम वैल्यू 2 मिल जाता है, हमें क्या निकालना है, सुप्रीमम वैल्यू। सुप्रीमम वैल्यू निकल जाएगा तो हम बता देंगे कि ये बाउंडेड सीक्वेंस है। तो सुप्रीमम वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर मिटाएंगे इन सभी चीज़ों को, ठीक है, यहाँ पर बताने के लिए। सुप्रीमम वैल्यू, इनफिमम वैल्यू निकल चुका है, इसका इनफिमम वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सीक्वेंस an, यहाँ पर लिख लेते हैं an ग्रेटर देन और इक्वल टू जो होगा 2 होगा फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पर रखिए, 2 से क्या होगा, बराबर हो सकता है, या तो 2 से बड़ा होगा। ये तो हमें पता चल गया। क्या हम सुप्रीमम वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं n फैक्टोरियल जो होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है 2 की पावर n - 1 से। अगर ऐसा होता है तो आप ही बताइए, दिस इम्प्लाइज 1/n फैक्टोरियल क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू होगा 1/2 की पावर n - 1 से। तो हम यहाँ पर जो हम सीक्वेंस देख रहे हैं an इक्वल टू 1 + 1/n फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n फैक्टोरियल, क्या लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा 1 + 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस ... प्लस 1/2 की पावर n - 1। क्या ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सीक्वेंस अगर इस तरह से है, अगर इस तरह सीक्वेंस है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/1 फैक्टोरियल जो होता है 1/n फैक्टोरियल लेस देन है 1/2 की पावर n - 1 से, तो इसका सम भी इसी तरीके से होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप ये बताओ, ये कैसा प्रतीत होता है, ये कैसा नज़र आ रहा है आपको, ये कैसा नज़र आ रहा है, जीपी फॉर्म में, कैसा नज़र आ रहा है, जीपी फॉर्म में। और हम देख रहे हैं जीपी फॉर्म में है, और आर की वैल्यू भी यहाँ से पता है कि 1/2 है। तो इसका सम कैसे निकालेंगे, पहले इसका सम निकाल लेते हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसका सम कितना आएगा।
तो आप यहाँ पर देख लो कि 1 प्लस यहाँ से यहाँ तक की जो फॉर्म दिख रहा है ये जीपी फॉर्म में है। तो फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा है 1 है, 1 माइनस की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर n अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस आर यानी 1/2। हम यहाँ पर लिख देते हैं सम क्या होता है जीपी का सम। फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, अगर r लेस दैन 1 है, ठीक है, r लेस दैन 1 है तो हम ये लिख सकते हैं इसका सम का क्या फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऐसा। तो आइए देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो 2 1 माइनस 1/n की 1/2 की पावर n, इस तरह से हो जाएगा। और देन इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। देखो तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। तो ये बताइए, आप यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ पर 3 में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये जानते हो कि ये 3 से तो छोटा ही होगा, 3 से तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर्स हो और उस नंबर्स में कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो तो उससे छोटा ही आएगा, उससे तो बड़ा हो नहीं सकता। यानी 3 से क्या होगा, छोटा होगा। यानी ओवरऑल जो हम यहाँ पर लेकर चले थे इसका सम हमने निकाल दिया, और इसका सम क्या आया है 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। आप यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो तो आप यहाँ पर पाओगे क्या कि ये वैल्यू 3 से तो क्या होगा, 3 से तो छोटा ही होगा इनका सम। यानी हम यहाँ पर पा चुके हैं, क्या लिख सकते हो कि यहाँ का सम जो है 3 से छोटा या 3 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, सुप्रीमम वैल्यू। जब हमें सुप्रीमम वैल्यू मिल चुका है और इन्फिमम वैल्यू मिल चुका है तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये 2 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और 3 से तो छोटा होगा ये सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। किसके बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो ये सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस 1 + 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस ... 1/n इज क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। कन्वर्जेंट और कन्वर्ज कहाँ पर करेगा, कन्वर्ज टू भी। आप ये बताओ, जब कोई सीक्वेंस, ध्यान से सुनते जाइए, जब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो, साथ ही साथ अगर हमें क्या मिल जाए, बाउंडेड एबव भी मिल जाए, बाउंडेड एबव यानी सुप्रीमम वैल्यू मिल जाए, तो जो कन्वर्ज करता है वो सुप्रीमम ही कन्वर्ज करता है, यानी 3 कन्वर्ज करेगा, यानी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। और आप यहाँ पर समझ चुके हो कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, साथ ही साथ अगर बाउंडेड एबव भी मिल जाता है, तो वह सीक्वेंस क्या हो जाता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। तो आपने ये 3 क्वेश्चन देखे, और 1-2 क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। सीक्वेंस 1 + 1/n की होल पावर n, अगर हम देख रहे हैं कि यह सीक्वेंस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो हम क्या बताएंगे। सबसे पहले ये यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 1 + 1/n की होल पावर n को हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग देखते हैं। यहाँ पर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 3/2 का होल स्क्वायर आएगा, और अगर 3 रखते हो यहाँ पर 4/3 का होल क्यूब होगा, ... इस तरह से चलता जाएगा। अगर हम देखें तो 2, उसके बाद 9/4, इसके बाद 64/27, इस तरह से आप देखते चले जाओ तो यहाँ पर आपको ऐसे टर्म निकलते नज़र आएंगे। तो आप बताइए, सबसे यहाँ पर अगर देखिए तो सबसे छोटा एलिमेंट्स आपको दिख रहा है 2, उसके बाद 9/4 अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर आएगा 2.25, इस तरह से आएगा। आप देखो तो 2 से तो बढ़कर ही आएगा, यानी 2 से बड़ा होगा, यानी सबसे छोटा एलिमेंट्स यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इस सीक्वेंस का an का सीक्वेंस में सबसे छोटा एलिमेंट्स, यानी 2 से तो हमेशा कोई भी एलिमेंट्स बड़ा होगा या तो उसके बराबर हो सकता है, यानी 2 के बराबर हो सकता है फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें क्या मिल गया, कोई कि फर्स्ट टर्म पे सबसे इन्फिमम वैल्यू मिल गया, और जब
इन्फिमम वैल्यू मिल जाता है तो वह सीक्वेंस क्या कहलाता है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कहलाता है। आप ये जानते हो कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो फर्स्ट टाइम पे आपको क्या मिल जाता है, इन्फिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें समझ में आ जाता है। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 9/4 में से 2 को सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4। आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। तो जब हमें पता चलता है कि ये पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा यानी 0 से बड़ा आएगा, तो यानी क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। यह सीक्वेंस क्या होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। हमें इनफिमम वैल्यू मिल गया है तो हमें बाउंडेड सीक्वेंस चाहिए। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए हमें क्या किस किस चीज़ की आवश्यकता है, बाउंडेड एबव और बाउंडेड बिलो की। तो बाउंडेड बिलो तो हमें मिल चुका है। बाउंडेड बिलो कैसे मिल गया है कि 2 से तो हमेशा बड़ा ही होगा, 2 से छोटा हो नहीं सकता। आइए देख लेते हैं मैक्सिमम, यानी हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम यानी सुप्रीमम वैल्यू चाहिए। सुप्रीमम यानी बाउंडेड एबव चाहिए। तो बाउंडेड एबव के लिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं इस चीज़ को, और अब ध्यान से देखते जाइए। हमें एक चीज़ मिल चुका है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं सीक्वेंस ए एन इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर आप रखोगे तो यानी 2 से तो बड़ा ही दिखेगा। तो आइए हम देख लेते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बाउंडेड एबव को हम सॉल्व करेंगे किस तरह से, 1 + 1/n की होल पावर n है, तो हम इसे हम सॉल्व करते हैं तो 1 + n/n प्लस इस तरह से n-1/2 फैक्टोरियल n² प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर आप देखो तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन, हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन से ऐसा लिखा है तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 प्लस अगर हम यहाँ से n कॉमन ले तो n² -1/n/2 फैक्टोरियल n², ऐसे ही n³ 1 - 1/n 1 - 2/n प्लस n³ 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से होगा, n³ कैंसिल, n² कैंसिल। तो अगर हम देखें 1 + 1 प्लस 1 - 1/n की अपान 2 फैक्टोरियल प्लस n माइनस 1 - 1/n इंटू 1 - 2/n अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से है। देखें पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं, ये सारे पार्ट नहीं दिख रहा है यार, दिख तो नहीं रहा है। तो हम एक काम करते हैं, इसी चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। क्या यहाँ से आ जाएगा 1 + 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा /2 फैक्टोरियल n², यहाँ पर था 3 n³। तो आप देखो तो 1 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1/n अपान 2 फैक्टोरियल प्लस 1 - 1/n 1 - 2/n अपान 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से है। ये तो आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, ये तो आपको स्पष्ट दिख रहा है, हाँ लगभग तो आपको दिख रहा है। चलिए ठीक है। तो जब ये आपको दिख रहा है तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर यह सीक्वेंस अगर हम ध्यान से देखें तो क्या इस तरह से दिख रहा है, क्या 1 + 1 अपान ये 1/1, यानी ये तो वैल्यू ओवरऑल देखो तो 1 से कम ही होगा। ये देखा जाए तो 1 से कम ही होगा, यानी हम इसे मान के चलते हैं 1/1 2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट। इस तरह से हम मान के चलते हैं, क्योंकि ये वैल्यू ओवरऑल अगर हम ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर लिखना पड़ेगा, मिटा देना पड़ेगा, ऊपर हम मिटा देते हैं इन सभी चीज़ों को। हम यहाँ पर बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर बताते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हम कहें 1 प्लस ये लेस दैन आर इक्वल टू 2 होगा, किससे होगा 1 + 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1 यहाँ तक, कहाँ तक, n तक ले जाना है तो 1/n फैक्टोरियल से तो लेस दैन आएगा। और हम ये भी जानते हैं कि 1/n फैक्टोरियल जो होता है लेस दैन आर इक्वल टू होता है किससे, 1/2 की पावर n-1 से फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आप ये बताइए अगर ऐसा होता है तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से भी मिटा देते हैं इस चीज़ को। अगर ऐसा होता है तो आप ये बताओ इससे भी बड़ा कौन सा एलिमेंट्स हो जाएगा, 1 + 1 प्लस 1/2 की पावर 2 होगा, फिर प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 1/2 की पावर n-1। क्या हमने ये कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ से लेकर चले हैं तो ये इससे बड़ा ये है और इससे भी बड़ा ये है,
तो हम इसे सॉल्व किए हैं और इसकी सॉल्व करते हुए हमने वैल्यू निकाला था इससे पहले क्वेश्चन में कि बताया भी था आपको कि अगर इस तरह से एक्सपेंशन है तो ये होगा 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। इस तरह से हमने बताया था। इसे सॉल्व करोगे क्योंकि ये जीपी फॉर्म बन रहा है और जीपी का सम होता है। जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म 1 माइनस आर की पावर n अपान 1 माइनस आर, कब? आर लेस देन 1। अगर ऐसा होता है तो ये हम फार्मूला रखेंगे तो यही आएगा आपका रिजल्ट। तो आप जानते हो कि अगर 3 में से कोई भी संख्या आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमेशा 3 से तो छोटा आएगा, यानी 3 से तो बड़ा हो नहीं सकता। यानी हम ये तो सीख गए कि यानी यहाँ पर एक चीज़ तो आ गया हमें समझ में कि जो भी वैल्यू होगा यानी 3 से छोटा होगा, यानी 3 से बड़ा तो हो नहीं सकता। यानी यह सीक्वेंस में अगर हम बात करें, हमें यह समझ में आ गया कि अगर बाउंडेड की बात मैं बात करूँ, बाउंडेड की, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। अभी ये ऊपर वाला इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं कि यह सीक्वेंस बाउंडेड की मैं बात कर रहा हूँ। बाउंडेड होने की कंडीशन क्या है? 2 से बड़ा है सीक्वेंस an और किससे छोटा होगा? 3 से, यानी 2 लेस दैन आर इक्वल टू an लेस दैन आर इक्वल टू 3। और हम यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ ही साथ बाउंडेड एबव हो जाए तो वह सीक्वेंस क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। यानी कन्वर्जेंट तो होगा, तो कन्वर्जेंट तो है। सीक्वेंस 1 + 1/n की पावर n इज कन्वर्जेंट, ठीक है, कन्वर्जेंट। और कन्वर्ज कहाँ पर करेगा? अगर हम सही बात करें कन्वर्ज कहाँ पर करेगा तो कन्वर्ज आपका ई पर कन्वर्ज करता है। हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं लेकिन कन्वर्ज कहाँ पर करता है? ई पर करता है। आइए हम दिखा भी देते हैं क्यों ई पर कन्वर्ज करता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर हम ले जाते हैं तब कन्वर्जन देखते हैं। कोई भी सीक्वेंस 1 + 1/n की पावर n है तो हम देख रहे हैं ये किसका फॉर्म बन रहा है? 1 की पावर इन्फिनिटी। तो इसके लिए फार्मूला होता है ई की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी g ऑफ x, यानी आगे आ जाएगा 1 + f ऑफ x माइनस 1। इस तरह से होता है क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला लिमिट अगर 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनता है ई की पावर लिमिट n टेंड्स टू a g ऑफ x इंटू f ऑफ x माइनस 1, ये होता है। तो यहाँ से हमने लिख दिया ई की पावर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ए के स्थान पे इन्फिनिटी है, g ऑफ x आगे आ जाएगा, f ऑफ x ये है माइनस 1। इस तरह से 1 से 1 कैंसिल, n से n कैंसिल, तो आपका आ जाएगा e। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर कन्वर्ज क्या कर रहा है? e, और e क्या है? फाइनाइट है, यूनिक है, सो सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। यहाँ पर हम सही बात करें तो यहाँ पर कन्वर्ज करेगा ई पर। और ये इसका भी बाउंडेड, अगर आपको सुप्रीमम वैल्यू आपको चाहिए तो सुप्रीमम वैल्यू इस सीक्वेंस का ई ही होता है, ठीक है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये बहुत बड़ा, जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 आता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आपको पूछा जाए सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा तो ई होगा। तो यहीं पर दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।